द मास्टर प्रकाश क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग हमारे साथ जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश सुपर टेस्ट से संबंधित है, इसके 150 प्रश्नों को आज पुनः लेकर आप लोग के मध्य आए हैं। इसमें भी हम लोग 150 प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और उससे पहले कि आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर को लिखते रहेंगे और अंत में जरूर बताएंगे कितने प्रश्न आपके सही हुए। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में कहा गया है, तुम जिससे चाहो चुन लो। ये किस प्रकार का वाक्य है? इस प्रश्न में यही बताना है। तो ऑप्शन के रूप में आपको चार दिया गया है। चार ऑप्शन सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, या संयुक्त वाक्य है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये तुम जिसे चाहो चुन लो, ये वाक्य जो है आपका मिश्र वाक्य है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होता है। इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में है, मैं खाना खा चुका था। इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है, यानी किस प्रकार का ये वाक्य है, ये बताना है। आसन्न भूत है, संदिग्ध भूत है, या सामान्य भूत है, या पूर्ण भूत है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिखा है मैं खाना खा चुका था, यानी कि यहाँ पे आपका देखा जाए तो काम का पूर्ण होना पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन पूर्ण भूत हो जाएगा, जो कि डी में दिया गया है। बिल्कुल राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन सही होता है इसका। इसी के साथ अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में ये पंक्ति जो लिखी गई है, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखिला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। तो चलिए बताइए आपका कौन सा अलंकार है इस पंक्ति में। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, जो कि यहाँ पे उपमा अलंकार का ये पंक्ति है, उदाहरण है। पहला बी ऑप्शन इसका उपमा सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में है, तीन वेणियाँ मिलती हैं जहाँ, यह किस समास का उदाहरण है? तीन बेड़ियाँ मिलती हैं जहाँ, तो ये उदाहरण है आपका बहुब्रीहि समास का, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, बहुब्रीहि समास। और अगर बात करते हैं तीन बेड़ियाँ का, तो ये इसका जो है, इसको एक शब्द में त्रिवेणी के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक, तो क्या होगा? त्रिवेणी। इसी के साथ बहुब्रीहि समास सही होगा यहाँ। अगला प्रश्न है, जो बनावटी हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, ये बताना है इसमें। तो पांचवी का ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो आपका जो बनावटी हो उसको कृत्रिम, यानी मानव निर्मित को, यानी बनाया गया है जो मानव द्वारा, उसको कृत्रिम के रूप में जानते हैं। यहाँ पे ऑप्शन जो सही होगा आपका वो भी कृत्रिम बिल्कुल सही हो जाएगा। और प्राकृतिक की बात करते हैं तो एक शब्द इसका होता है जो प्रकृति से संबंध हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है यहीं पे लेते हैं, जो कि मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द। तो यहाँ पे जो मोक्ष की इच्छा रखने वाला होता है उसको मुमुक्षु के रूप में जानते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। इसी के साथ अगला प्रश्न है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 मानी गई है। ऑप्शन नंबर पहला ही यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये आपका जो है कविता है, पद्यांश है, इसको आप लोग पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर को देखा जाएगा। उम्मीद है कि पढ़ लिए होंगे, और नहीं पढ़ पाए हैं तो आप लोग वीडियो को रोक करके पढ़ लेंगे। चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न में कहा गया है, कवि ने किसकी थकान भूलने को कहा है? तो आठवें का जो ऑप्शन सही होगा, कौन सा आंसर सही है इसका? शरीर की, सृजन की, या स्वरूप की, या इनमें से कोई नहीं। तो कवि ने जो थकान भूलने की बात को कहा है, ये कहा गया है सृजन की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पंक्ति के द्वारा ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है उसे क्या कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। जिस क्रिया के द्वारा कर्म का बोध नहीं होता है
वो क्रिया आपकी कहलाती है अकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे अकर्मक सही हो जाएगा। ठीक, चलिए, अच्छा प्रश्न था। इसी के साथ अगला प्रश्न है, विग्रह का विलोम शब्द क्या होगा? अगर इसका बात करते हैं तो इसका विग्रह का तात्पर्य है कि अलगाव, और यहाँ पे इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो संधि हो जाएगी। ठीक, संधि का मतलब है जुड़ना। और यहीं पे अगर आग्रह की बात करता है तो आग्रह का जो होता है वो आपका परित्याग हो जाएगा, और माफ़ कीजिएगा, आग्रह का जो होता है दुराग्रह हो जाएगा। ठीक है, ये आग्रह जो लिखा गया है इसका दुराग्रह होता है। यहाँ पे संधि ऑप्शन पहला सही होगा। अगला प्रश्न है, कपूर का तद्भव शब्द कौन सा होगा? तो ये तत्सम रूप लिखा गया है, तद्भव बताना है कर्पूर का। तो कर्पूर का तो इसका ऑप्शन नंबर पहला ही सही होगा, जो कि कपूर यहाँ पे लिखा गया, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि राजा भिक्षु को दान देता है, तो इस वाक्य में कौन सा कारक है? जहाँ पे किसी के माध्यम से किसी दूसरे को कुछ दिया जाता है, वहाँ पे जो आपका कारक होता है वो आपका संप्रदान कारक हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे राजा के द्वारा भिक्षु को दान दिया जा रहा है। ठीक, तो सी ऑप्शन यहाँ पे संप्रदान कारक सही हो जाएगा आपका। और अगर बात करते हैं कारक के चिन्हों की, तो कर्ता का चिन्ह होता है ने, और कर्म का को, और करण का किसी के साधन द्वारा, जैसे से या के द्वारा कह सकते हैं। संप्रदान का तो लिखा गया है को ही है। ठीक है, और वहीं पे अपादान की बात करते हैं तो से अलग होने पर जो है इसको कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगले प्रश्न, ये गद्यांश का प्रश्न है, गद्यांश को आप लोग पढ़ लेंगे। चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न में है, प्रेमचंद पहले किस नाम से जाने जाते थे, या प्रेमचंद पहले किस नाम को लिखते थे? तो यहाँ पे 13 यानी 13वीं का आंसर जो है वो नवाब राय, ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो पहला ही यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रेमचंद पहले नवाब राय नाम लिखते थे, ऑप्शन नंबर जो है पहला ही सही होगा। अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? 14 का कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे जो जातिवाचक नहीं है वो मीठा है, ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, निबंध में कौन सा उपसर्ग है? तो निबंध में यहाँ पे नी उपसर्ग है, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, नी। नेक्स्ट है, शुद्ध शब्द को स्त्री वाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? तो यहाँ पे जो स्त्री बनाना होगा इसको, तो आक प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा, जिससे सुता हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उतधन लंघन की संधि में निर्मित शब्द कौन सा होगा? ये सारे थोड़ा इजी हैं, इसलिए थोड़ा तेजी के साथ चलेंगे। उतधन लंघन बराबर उल्लंघन, पहला ही सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, कौन से शब्द में री की मात्रा का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पे बी डी ऑप्शन सही होगा, वृष्टि में री का प्रयोग हुआ है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, पानी पी पी कर कोसना जो मुहावरे का अर्थ है ये क्या है? उन्नीस का बी सही होगा। हर घड़ी दूसरे का अमंगल चाहना जो है पानी पी पी कर कोसने का सही मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो हिरण्यगर्भ का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो आपका चारों ऑप्शन है, विष्णु है, ब्रह्मा है, महेश है, या गणेश है।
तो ये ब्रह्मा का जो है पर्यायवाची है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हिरण्यगर्भ। ठीक, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। लृ वर्ण का उच्चारण स्थान बताना है। तो ये लृ जो शब्द वर्ण है, ये वर्ण का उच्चारण स्थान दंता हो जाएगा, दंत, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है। युष्मद जो शब्द लिखा गया है, इसकी सप्तमी बहुवचन के एक रूप, बहुवचन का रूप कौन सा एक होगा? तो 22 का ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही होगा, जो कि युष्मासु यहाँ पे ऑप्शन सही होगा, इसका सप्तमी बहुवचन। ठीक, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा इसका। अगला प्रश्न है, अलम विवादेन में अलम क्या है? तो यहाँ पे ये अलम जो है आपका ये अव्यय है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा आपका, अव्यय। नेक्स्ट है, संप्रति वायु प्रदूषण से दूरी करणाय नगरे उद्यानम आवश्यकम। इस वाक्य में अव्यय पद बताना है आपको। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि संप्रति यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में कहा गया है, पृष्ठः पद किस सूत्र का उदाहरण है? आप लोग को बताना है पृष्ठः किस सूत्र का उदाहरण है, कमेंट करके आंसर देंगे इसका। तो इसका आंसर आपका पहला सही हो जाएगा, इसका पहला ऑप्शन सही होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में ये जो शब्द लिखा गया है, इसका पद संख्या बोधक कौन सी संख्या लिखी गई है ये बताना है। जैसे षष्ठवती ही लिखा गया है, तो ये इसका क्या कौन सी संख्या है ये अंक में? तो यहाँ पे 96 96 ऑप्शन सही होगा, ये 96 लिखा गया। ठीक, चलिए अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न है, पितृशुश्रूषकः का समास विग्रह क्या होगा? तो इसका समास विग्रह जब करेंगे तो ये आपका बन जाएगा पितुः शुश्रूषकः। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। इसी के साथ अगला प्रश्न है, जलनिधि पद का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो जलनिधि शब्द का जो पर्यायवाची है वो आपका समुद्र है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, दुह धातु का लकार के उत्तम पुरुष का एक वचन रूप कौन सा होगा इसमें? तो ये जो आपका एक उत्तम पुरुष एक वचन का रूप होगा वो अदोहम, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। इसी के साथ अगला प्रश्न है, और ये पद्यांश है आपका संस्कृत का, इसको पढ़िएगा और 30वें प्रश्न को जवाब देना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रश्न को। गुणाकेषु भवन्ति, ये प्रश्न है। तो आप इसको जो ऊपर पढ़े हैं पद्यांश को, उसका ये कौन सा आंसर सही होगा? तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, जो कि गुण येषु, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न यहाँ के इंग्लिश के आ गए हैं। तो पहले वाले में डेजर्ट वाज सर्व्ड आफ्टर डिनर, तो यहाँ पे जो डेजर्ट वाज लिखा गया है अंडरलाइन किया गया है। तो इस अंडरलाइन में आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा सही फील होगा। अगर ये सही है तो चौथा ऑप्शन नो इम्प्रूवमेंट लगाना है। तो यहाँ पे डेजर्ट वाज सही हो जाएगा, यहाँ पे कुछ करना नहीं है, बस डबल एस का यहाँ पे उपयोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर था। चलिए अगला प्रश्न है, इंडेफिनिट द फेमिनिन फॉर्म ऑफ फॉक्स। तो ये जो फॉक्स लिखा गया है इसका फेमिनिन बताना है। तो फॉक्स का फेमिनिन विक्सन होता है, ऑप्शन नंबर पहला विक्सन सही होगा। नेक्स्ट है, एरर ढूंढना है, कौन से पार्ट में एरर है। चारों ऑप्शन हैं A B C D,
ये सेंटेंस जो लिखा गया है इसके इस पार्ट में एरर है, आपको बताना है। और अगर ये एरर नहीं है तो चौथा ऑप्शन सही होगा, नो एरर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है आपका, यहाँ पे ए जो लिखा गया है यहाँ पे एन का प्रयोग होगा, एन आवर्स टाइम, ठीक। पहले तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका जो है ये सही हो जाएगा, यहाँ पे एरर है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में है फिल करना है खाली स्थान पे, तो इसमें जो फिल होगा वो आपका ओवर भरा जाएगा, बी ऑप्शन ओवर द वर्ड। नेक्स्ट पे चलेंगे, यहाँ पे वॉइस चेंज करना है, ही विल डू द वर्क टुमारो, तो यहाँ पे बताइए कौन सा सही है ऑप्शन। तो इसको जो चेंज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा द वर्क विल बी डन बाय हिम टुमारो, ऑप्शन पहला इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, यहाँ पे नरेशन को चेंज करना है, तो 36 का ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, जो कि जिसमें होगा ही सेड आई हैव बीन वेटिंग हेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, यहाँ पे अपोजिट बताना है इसका, एफ्लुएंट का अपोजिट कौन सा होगा, चारों शब्द लिखे गए हैं, कमेंट करके आप लोग आंसर देते रहें। इनसिग्निफिशिएंट इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और ये जो आपका लिखा गया है ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगले प्रश्न में है प्रीफिक्स जोड़ के बनाना है, तो TIE या डू या FOLD इसमें कौन सा प्रीफिक्स जोड़ा जाएगा तो शब्द पूर्ण हो जाएंगे। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे अन जोड़ा जाएगा, UN, इसको जोड़ देंगे तो आपका अंटी और अंडो और अनफोल्ड बन जाएगा, ठीक। ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए पहला ऑप्शन अन सही होगा इसका। अगला प्रश्न है, यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बताना है, जो कि लिखा गया है स्टार्स लाइक्स आइज, अच्छा प्रश्न है। तो जहाँ पे आपको लाइक्स मिल जाए या आइज मिल जाए ये आपका सिमिली होता है, हिंदी में इसको यमक अलंकार कहते हैं, पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है कंप्रीहेंशन पैसेज को यहाँ पे बताना है। पैसेज आप लोग ये पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर को क्वेश्चन आंसर को देखते हैं हम लोग। उम्मीद है पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़ पाए हो तो वीडियो को रोक कर पढ़िएगा। देखते हैं प्रश्न को। 40 नंबर प्रश्न में पूछा गया है द पीपल आर सेड टू बी सेल्फ इंटर्ड व्हेन, तो उसके अनुसार ये ऑप्शन जो सही होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दे कैन नॉट लिसन टू एनीवन एल्स, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न लेते हैं जो कि आपका विज्ञान से लिया गया है, तो इसको आप लोग कैलकुलेशन करके सॉल्व कर लेंगे, आंसर को हम बता देते हैं, ठीक। तो इसका आंसर जो सही होगा 41 का वो डी ऑप्शन सही होगा। ये 40/√2 जूल ये आपका आंसर आएगा। और यहाँ पे आप लोग जो फार्मूला लगाइएगा यहाँ पे W बराबर रखिएगा F cos थीटा इंटू में यस, ठीक। तो यहाँ पे जो फोर्स है आपका ये 40 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, और cos थीटा का मान जो दिया गया है आपका वो ये 45 अंश हो जाएगा, ठीक। cos 45 हो जाएगा, और गुणे में ये जो पिंड स्थापित हो रहा है यहाँ पे यस का मान 2 है, ठीक। रख के निकाल लीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। इसका अगला प्रश्न देखते हैं, ओजोन की मात्रा में गिरावट का कारण कौन सी गैस है। तो इसका जो कारण है वो आपका कारण हो जाएगा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, पहला बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ओजोन की मात्रा में गिरावट के रूप में ये जो है होती है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है अम्लीय लवण कौन से हैं, तो इसमें अम्लीय लवण जो है NaHSO4, ठीक। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है विरंजक चूर्ण पर तंतु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है।
तो यहाँ पे जो सही होगा 44 नंबर का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कराते हैं तो जो गैस निकलती है यहाँ पे क्लोरीन निकलती है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है CH3, CH3, CO, CH2, CH3 का IUPAC नाम बताना है आपको। तो चलिए देखिए यहाँ से काउंट कर लेंगे आप लोग। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक। और इसमें अगर इसको हम लोग तोड़ेंगे तो यहाँ पे कार्बन पे नीचे O को ला के रख देते हैं और यहाँ पे बॉन्ड लगा देते हैं, ठीक। तो ये आपका जो हो जाएगा बनेगा आपका ये 2 यानी पहले और दूसरे पे लगा है तो 2-ब्यूटेनॉल बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न लिखते हैं। अगले प्रश्न में रोगों में से कौन सा रोग फफूंद यानी फंगस के कारण होते हैं। तो फंगस के कारण होने वाला रोग जो है ये आपका दाँत, खाज, खुजली, ये सारे आएंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा, दाँत। चलिए अच्छा प्रश्न था अगला है, रंध्र का संबंध किससे है। तो रंध्र का संबंध जो होता है वो आपका पत्तियों में होता है और ये वाष्पों को उत्सर्जन करने के लिए होता है, जो कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। वाष्पोत्सर्जन के लिए ये संबंध रखता है, ठीक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, मेरु रज्जु में से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं में संख्या जो है, मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे ये 31 जोड़ी होती है, अर्थात 62 होते हैं, ठीक। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, जिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो जिन शब्दों का प्रयोग जो किया गया है वो जॉनसन ने सबसे पहले किया है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शिशुओं में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। तो जो बालक होते हैं उनमें शिशुओं की दूध की जो संख्या होती है उसमें संख्या 20 होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पहला जो है ए यहाँ पे सही हो जाएगा, 20। और अगर बात करते हैं वयस्क में तो उनमें कितना होता है, 32 होता है, जानते ही हैं आप लोग यहाँ। लेकिन यहाँ पे शिशुओं की दूध की दांतों की बात किया जा रहा है तो यहाँ पे पहला ऑप्शन 20 सही होगा। अगला प्रश्न है गणित के हैं, गणित के प्रश्नों को हम लोग स्किप करेंगे और अगर इसको आप लोग को सॉल्व करना है तो आप लोग यहाँ से वीडियो को रोक करके सॉल्व कर सकते हैं। अन्यथा पीडीएफ को लेना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल द मास्टर प्रकाश क्लासेस को फॉलो कर लीजिए, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा और पीडीएफ को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। और अगर नहीं सॉल्व करना है तो सर के द्वारा मैथ को टॉपिक वाइज सभी प्रैक्टिस सेट के 20-20 प्रश्नों को कराया जा रहा है, वहाँ से आप लोग जा करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न जो कि 71 से इसका स्टार्टिंग है। तो 71वें प्रश्न में पूछा गया है, 2 बसंत विश्व के बीच कितने दिनों का अंतराल होता है। तो 2 बसंत विश्व के बीच जो अंतराल होता है वो आपका 365 यानी 1 साल का अंतर होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है। ये बाजार जो है आरबीआई के माध्यम से सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय किया जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार ये होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और ये गिल्ट एज्ड जो है ये आरबीआई के माध्यम से होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। अच्छा प्रश्न है। 1 रुपये के सारे जितने भी नोट हैं उस पर आपका जो होता है वो आरबीआई के गवर्नर जो होते हैं उनका हस्ताक्षर होता है, ठीक है। जैसे ये भी ऑप्शन में लिखा गया है कि गवर्नर आरबीआई बैंक भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे ये जो होता है 1 रुपये के बाद सारे जितने नोट हैं उस पर होता है इनका हस्ताक्षर। लेकिन 1 रुपये पे जो नोट का हस्ताक्षर होता है, नोट पे जो हस्ताक्षर होता है वो आपका होता है वित्त मंत्रालय के सचिव का, यानी कि पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा।
इसी के बाद चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगले प्रश्न में भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था, तो कौन सा सन था जहाँ पे सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था? तो पहला ही 1853 में जो है सबसे पहला रेल मार्ग तैयार हुआ था। पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और ये जो तैयार हुआ था वो आपका तैयार हुआ था मुंबई से लेकर के थाने तक, ठीक। और यहाँ पे आपका जो 34 किलोमीटर की दूरी ये तय किया गया था। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं कहाँ पे स्थित हैं? तो यहाँ पे जो दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं स्थित है वो आपके डी न्यूजीलैंड में ये सारे स्थित हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका न्यूजीलैंड सही हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? बहुजन समाज का संस्थापक हमारे थे मुकुंद राव पाटिल जी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगले प्रश्न में कहा गया है कि लघु ज्वार भाटा किस प्रकार से आता है? तो इसका आने का कारण जो है, ये जो आता है इसका आने का कारण जो है पृथ्वी का अपने क्या कहते हैं सूर्य का चक्कर लगाना या अपने अक्ष पर घूमना ही होता है। और ये 1 महीने में एक बार होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। और ये जो होता है लघु ज्वार, ये पूर्णिमा तथा अमावस्या के मध्य जो है ये इसका कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में सप्तमी तथा अष्टमी की तिथियों के समय ये सूर्य तथा चंद्रमा महासागरीय जल को अपनी अपनी ओर जब आकर्षित करते हैं तो ये उनके कारण यहाँ पे जल का जो है समुद्री जल का उतार चढ़ाव होता है। तो ये इससे जो है आपका लघु ज्वार उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहली ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कौन एक सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो गोरखपुर में राप्ती बहती है, लुधियाना में रावी, जबलपुर में नर्मदा और सूरत में ताप्ती। तो ये लुधियाना में जो है रावी नदी नहीं बहती है, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे रावी नदी ना बह करके क्या बहती है, सतलज बहती है। कौन सी? सतलज बहती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ये क्योंकि सुमेलित नहीं पूछा गया है, बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का वह अभ्यारण्य जिसमें हाथियों का सबसे अधिक संख्या पाई जाती है। तो वो आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय नेशनल पार्क, जो कि असम में स्थित है। यहाँ पे हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है, लेकिन ये हाथियों के लिए प्रसिद्ध नहीं है। ये जो प्रसिद्ध है आपका, ये एक सींग गेंडे वाले के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, काजीरंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट पे चलेंगे, अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है। तो ये भारत की नदी जो है ये आपका दामोदर है। यहाँ पे बी सी ऑप्शन आपका सही होगा। ये अपने प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल कहलाती है, डी सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी शिक्षा जो है किस प्रकार से होती है। तो इसका पहला ही ऑप्शन सही होगा, जो कि प्रगतिवादी शिक्षा होती है समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में कहा गया है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, तो वह जो है किस प्रकार से प्रभावित है। तो यहाँ पे ये गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत पर ये है, यानी कि इससे प्रभावित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण किस प्रकार से किया जाता है, जिससे अपेक्षा की जा सकती है कि, चलिए ऑप्शन देखते हैं कौन सा इसमें सही हो जाएगा।
तो इसमें जो सही होगा वो बी ऑप्शन सही होगा। वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारी का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही होगा बी। इसी के साथ अगला प्रश्न देखा जाए तो इसमें कहा गया है कि एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में क्या सम्मिलित होना चाहिए। तो इसमें जो सम्मिलित होना चाहिए ये सुनिश्चित किया जाता है आकलन उपकरण के माफ कीजिए ये अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पे जो है ये सम्मिलित होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर पहला है इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है एक समावेशी विद्यालय जो है किस प्रकार से होना चाहिए या कैसा होना चाहिए ये देखना है इसमें। तो एक समावेशी विद्यालय जो होता है उसमें शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे चाहे जिस प्रकार के बालक वो हमें सभी जो है एक साथ बैठकर यहाँ पे पढ़ाई को यानी शिक्षित होते हैं, ठीक, अधिगम को सीखते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है बच्चों की त्रुटि के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे बच्चों के जो त्रुटियां हैं वो जो है आपका बच्चों की त्रुटि उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। ऑप्शन नंबर पहला ही यहाँ पे सही होगा। बच्चे जो गलतियाँ करते हैं तो वो भी एक सीखने का ही जान लीजिए काम करते हैं, ठीक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला सही होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है राधा कृष्णन आयोग की संतुतियाँ किससे संबंधित थी ये बताना है। तो ये जो संबंधित थी उच्च शिक्षा से संबंधित थी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला ए सही हो जाएगा। और ये राधा कृष्णन आयोग की जो है इसका गठन जो किया गया था वो आपका 1948 में किया गया था, 1948 में, ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 15 से 35 वर्ष आयु के लोगों को साक्षर बनाने हेतु कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था। तो ये कार्यक्रम जो चलाया गया था राष्ट्रीय साक्षर मिशन 1988 यानी पहला ऑप्शन इसके द्वारा जो है 15 से 35 आयु वर्ग के लोगों को साक्षर बनाने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। अगला प्रश्न है प्रभुत्ववादी आव्यूह रचनाओं में शिक्षण कौन से उद्देश्य प्राप्त करने में सफल रहता है। चलिए देखते हैं। तो इसका ऑप्शन भी जो है पहला ही सही होगा, जो कि ज्ञानात्मक में ये सफल होता है। ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है 90 को देखेंगे समान आयु के बच्चे में भी आकृति योग्यता स्वभाव रुचि प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। तो इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका होनी चाहिए। चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन दिख रहा होगा आप लोग को, बताइए किस प्रकार की भूमिका यहाँ पे होनी चाहिए। आंसर को भी देख लीजिए चलिए, जिससे कि दिक्कत ना हो। तो इसका आंसर जो सही है पहला ही, ये सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपने क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिले। ऑप्शन नंबर पहला इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ अगला प्रश्न है वैयक्तिक भिन्नता का मुख्य कारण कौन सा है। तो ये वंशानुवाद जो है सबसे मुख्य कारण है यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है अनुकरण की शक्ति अत्यंत तीव्र होती है। तो किस में होती है। अनुकरण का मतलब होता है कि दूसरे की बात को जल्द सीख जाना। जैसे कि बड़ा आदमी कोई करता है तो बच्चे भी वैसे करें, वो सबसे अत्यंत तीव्र गति से किस अवस्था में होती है। तो पहला अवस्था होती है जो कि बाल्यावस्था में यही होती है। ऑप्शन बाल्यावस्था सही होगा इसका। अगला प्रश्न है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सबसे अधिक प्रभावशाली उपाय क्या है। तो यदि आप एक अध्यापक के रूप में कार्य करते हैं और कक्षा में अनुशासन बनाए रखना है तो आपको क्या करना चाहिए। तो इसमें करना चाहिए कि शिक्षक को ये चाहिए कि शिक्षण को रोचक एवं व्यवहार परक बनाए, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है शिक्षक
शिक्षण सिद्धांत का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो शिक्षण सिद्धांत का प्रयोग जो किया गया था सर्वप्रथम वो आपके B.O. स्मिथ के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। एक मिनट, शिक्षण सिद्धांत का बात किया गया था तो ये ऑप्शन सही नहीं। डी ऑप्शन यहाँ पे जेम्स ब्रूनर के द्वारा ये सबसे पहले किया गया था। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन एक दृष्टिबाधित हेतु उपयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही होगा वो आपका सी सही होगा, OHP। और इसका पूरा नाम बात करते हैं तो यहाँ पे ओवरहेड प्रोजेक्टर ये है, जिसमें दृष्टिबाधित बालकों के लिए उपयुक्त शिक्षण सामग्री अधिगम सामग्री ये नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, बाकी सभी जो है सही हैं। तो यहाँ पे नहीं पूछा गया था तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न देखा जाए। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि शिक्षार्थियों यानी अधिगमकर्ता जो हैं कि व्यक्तित्व भिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो इसमें शिक्षिका को या शिक्षक को चाहिए कि विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना चाहिए। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सबसे उपयुक्त कथन है? वाक्य है, कक्षा का प्रजातांत्रिक प्रवेश या अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। अगला है कक्षा का नियंत्रण प्रवेश या कक्षा अधिकारवादी प्रवेश। तो कमेंट करके आप लोग बताएं कौन सा आंसर आपका सही होगा इसका। तो इसमें पहला ही ऑप्शन कक्षा का प्रजातांत्रिक प्रवेश होना चाहिए। ऑप्शन पहला ही इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सीखना समृद्धि हो सकता है यदि। तो चलिए देखते हैं क्यों समृद्धि कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे ये हो सकता है क्योंकि यह वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस पर प्रक्रिया को सुगम बनाए। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे सही होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न, शिक्षार्थी व्यक्तित्व भिन्नता प्रदर्शित करते हैं अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को करना चाहिए कि वो सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा कथन सही है? चलिए कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो इसमें जो सही होगा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। ठीक, ये रूढ़िवादिता को समाप्त कर देगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, झंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो झंडा दिवस जो मनाया जाता है वो 7 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पे बात करते हैं 14 दिसंबर की, तो 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और अगला प्रश्न है 4 दिसंबर, तो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है और इसी 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पहला ऑप्शन सही होगा। और यही बात करते हैं 22 मार्च की, तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगले प्रश्न में, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक 16 कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में कहाँ पे आयोजित किया जाता है? तो ये जो आयोजित किया जाता है आगरा में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका आगरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची जो 2 से मिलान करना है। तो चलिए पहले मिलान कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ पे गोविंद साहिब जो है ये अम्बेडकर नगर में है।
अगला प्रश्न है कैलाश मेला। कैलाश मेला जो है ये आगरा में है। वहीं पे सैयद सलार, तो सैयद सलार बहराइच में है। और अगला शाकंभरी देवी ये सहारनपुर में है। तो चलिए देखते हैं, याद कर लीजिए 3 4 1 2। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न पे। तो यहाँ पे ये बी ऑप्शन सही होगा, 3 4 1 2। ठीक, चलिए अच्छा था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी किससे संबंधित है? तो ये संबंधित हैं बी से, किराना घराने से ये संबंध रखते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, तेंदुलकर की 1500 फीट लंबी चित्र श्रृंखला किसने बनाई? तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही होगा वो राज कपूर चितेरा के द्वारा ये बनाई गई है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो पहले राजकीय भाषा जो उत्तर प्रदेश की थी वो हिंदी थी, लेकिन दूसरी भाषा जो स्वीकार किया गया है वो आपका उर्दू है। तो ये जो स्वीकारा गया था ये 1889 में स्वीकारा गया था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा इसका। इसी के साथ अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। चलिए कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है यहाँ पे। तो 109 का जो सुमेलित नहीं है वो आपका जो सुमेलित नहीं है वो बलिया में वस्त्र जो है ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। अगर बलिया की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे जो औरतें बिंदी लगाती हैं तो वो प्रसिद्ध है, बिंदी के लिए प्रसिद्ध है, वस्त्र के लिए नहीं प्रसिद्ध है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा आपका डी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये वाराणसी में स्थित है। इजी प्रश्न, पहला प्रश्न सही, इसका पहला ऑप्शन सही होगा वाराणसी। अगला प्रश्न है, वह शहर जहां दीपोत्सव 2018 को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया? तो वो सभी लोग को मालूम ही है, अपना अयोध्या ही है। बी ऑप्शन अयोध्या सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में यूएनओ के महासचिव कौन हैं? तो वर्तमान में यूएनओ के जो महासचिव के रूप में कार्यभार संभाल रहे हैं वो आपके एंटोनियो गुटेरस हैं। ठीक, ये 2 बार से लगातार पद पे बने हुए हैं। ऑप्शन यहाँ पे पहला सही होगा। अगला प्रश्न है, किस देश में विश्व का सबसे बड़ा एयर प्यूरिफायर बनाया गया है? तो ये चीन में सबसे बड़ा एयर प्यूरिफायर बनाया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 114, मित्र शक्ति संयुक्त अभ्यास का संबंध किस देश से है? तो ये जो सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है, संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है, ये 13 से 25 अक्टूबर तक आयोजित किया गया था और ये भारत और श्रीलंका के मध्य चला था। ठीक है, भारत और श्रीलंका, ऑप्शन पहला इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय के अनुसार सबसे अमीर देश का कौन सा है? सबसे अमीर देश कौन सा है ये बताना है। तो इसमें सी ऑप्शन कतर जो है प्रति व्यक्ति आय के अनुसार से सबसे अमीर देश है। ऑप्शन सी कतर सही हो जाएगा। पूरी दुनिया की यहाँ पे बात किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? तो WHO जो हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसके द्वारा जो है 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन 12 नवंबर सही हो जाएगा। और ये जो निमोनिया होता है इसमें दोनों फेफड़ों में क्या हो जाता है, संक्रमक जो है संक्रमण हो जाता है जिससे कि कारण निमोनिया हो जाता है। ठीक, तो बी ऑप्शन यहाँ पहला ऑप्शन 12 नवंबर यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, ब्रेंडा हिल किस देश के सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है? तो ये ब्रिटेन की बनी है। ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस देश ने विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की मेजबानी की? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो 2018 विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी करने वाला देश जो है वो आपका अपना ही भारत है। ऑप्शन पहला यहाँ पे भारत सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न, 27वें सुल्तान अजलान शाह कप किसने जीता?
तो इसको जो है इस ऑस्ट्रेलिया ने इसको जीता है। यहाँ पे ऑप्शन जो सही होगा डी सही हो जाएगा। ठीक है, और ये ऑस्ट्रेलिया इसको 10वीं बार इसको जीत मिली है। ठीक है, ये हॉकी कप हॉकी के लिए दिया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य घड़ियालों के संरक्षण एवं मैंग्रोव विविधता को दर्शाने के लिए दंगामल में विश्व स्तरीय निर्वाचन क्षेत्र केंद्र की स्थापना कर रहा है? तो इसका ऑप्शन उड़ीसा सही हो जाएगा। उड़ीसा ऐसे व्यवस्था कर रहा है। ऑप्शन नंबर पहला उड़ीसा सही होगा इसका। हाल ही में पाकिस्तान ने भारत को कैटरी बैराज के निरीक्षण की अनुमति दी है। तो यह कैटरी बैराज जो है किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका सिंधु नदी पे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने किस देश को एशियाई देशों में बाढ़ पूर्व अनुमान तैयार के लिए नोडल सेंटर के रूप में अधिकृत किया है? तो 122 का ऑप्शन नंबर जो सही होगा, कमेंट करके आप लोग बताएं कौन सा आंसर इसका सही होगा। तो इसमें ऑप्शन पहला ही सही होगा, भारत इसका जो है अधिकृत किया गया है। ऑप्शन नंबर पहला इसका भारत सही होगा। अगला प्रश्न है, इवान डायूक को किस देश का सबसे युवा राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया? 123 का कमेंट करके आप लोग आंसर बताएंगे कौन सा आंसर सही होगा। तो इनको जो राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, जो सबसे युवा है, वो कोलंबिया के हैं। सी ऑप्शन यहाँ का राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, किस तारीख को विश्व रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो रक्तदान दिवस किस दिन को मनाया जाता है, इसमें यही पूछा गया है। तो ये पहले यानी 14 जून को ही मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, किस देश की संसद ने फेसबुक व्हाट्सएप पर टैक्स लगाया है? ये भी अच्छा प्रश्न है। तो वो आपका देश का नाम है युगांडा। युगांडा ने फेसबुक व्हाट्सएप पर टैक्स लगा दिया है। ठीक, तो यहाँ पे पहला ही बी ऑप्शन युगांडा सही होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने गर्भपात पर प्रतिबंध को ख़त्म कर दिया है? यानी कि आप वहाँ की महिलाएं जो हैं स्वेच्छा से गर्भपात करा सकती। पहले ये गर्भपात कराना यहाँ पर कानूनन अपराध था, लेकिन इसको प्रतिबंध को ख़त्म कर दिया गया है। तो वो देश है आपका आयरलैंड। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, 9वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये जो आयोजित किया गया था वो जियामेन यानी चीन में आयोजित किया गया था। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आदिवासी उत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया? तो ये जो किया गया है वो आपका नई दिल्ली में किया गया है। पहला ही ऑप्शन सही होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने दूर दराज क्षेत्रों में बिजली उपलब्ध कराने के लिए सोलर ब्रीफकेस का शुभारंभ किया है? तो इसमें बी ऑप्शन इसका सही होगा, जो कि चेन्नई में ये शुरुआत किया गया है। आप माफ कीजिए, ये किस पे टिक लगाया जा रहा है, यहाँ पे उत्तराखंड इसका सही हो जाएगा। ठीक, उत्तराखंड में इसका शुभारंभ किया गया है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, किस शहर को इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2018 के सिटी अवार्ड के लिए चुना गया है? तो इंडिया स्मार्ट सिटी 2018 के लिए जो चुना गया है वो आपका सूरत है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और ये रीजनिंग का प्रश्न है, इसको आप लोग लगाएंगे, आंसर को हम बताते हैं। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 132 का। तो 132 की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी जो ऑप्शन सही होगा वो आपका सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है 133। क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर जो है इसका सी का ए ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन सही होगा, ए है इसमें आएगा। ठीक है, चलिए अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न है 135 का। तो इसमें सी ऑप्शन आपका इसमें भी सही हो जाएगा। ठीक, एक मिनट, 134 में क्या बताया गया है? 134 में ए नहीं आएगा भाई, आप लोग डी आएगा। ठीक, बी ऑप्शन सही होगा, डी आएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है 135 का।
135 का सी सही होगा, 126। इसका अगला क्रम जो आएगा 126 आएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, आप लोग इसको खोजें, लगाएं किस प्रकार से 126 आएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? कंप्यूटर के प्रश्न है ये। तो ये जो है फोर्ट्रान जो है कंप्यूटर की भाषा है जो सबसे पहले विकसित की गई। पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को ऑनलाइन या ऑन या ऑफ करना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है बूटिंग। पहला ऑप्शन बूटिंग सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न, जब बिजली बंद हो जाती है तो किस मेमोरी के कंटेंट्स नष्ट नहीं होते हैं? तो वो रोम कंटेंट है, इसके जो है नष्ट नहीं होते हैं रोम। ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है? तो वो है आपका कंपाइलर। कंपाइलर ही ऐसा प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, आपस में संबंधित फाइलों का संग्रह क्या कहलाता है? तो ये जो कहलाता है वो रिकॉर्ड कहलाता है। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो वो है आपका विषय का गुण ज्ञान, यानी कि पहला ही ऑप्शन यहाँ पे विषय का गुण ज्ञान सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के लिए सबसे मूल्यवान वस्तु क्या होनी चाहिए? ये आपका पिछले परीक्षाओं में लगभग 2-3 परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। टीटी में भी ये, टेट में, यूपी टेट में भी पूछा जा चुका है। तो इसका जो मूल्यवान वस्तु होता है शिक्षक का, वो होता है छात्रों का विश्वास। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे तो जो है मूल वेतन नहीं दिया गया है, नहीं ऑप्शन में वेतन भी रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब छात्रों का विश्वास जो होता है वो शिक्षक के प्रति सबसे मूल्यवान वस्तु होती है। चलिए अगला प्रश्न है, मानवीय मूल्यों के ह्रास का कौन सा कारण है? तो इसमें जो कारण है वो उपरोक्त सभी हो जाएगा, जैसे कि औद्योगिकरण, नगरीकरण, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, और अगला है राष्ट्र के कर्णधारों में कथनी करनी में अंतर, और अगला संवेदनशील का ह्रास। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, कौन सा बाल विकास से संबंधित नहीं है? 144 का ऑप्शन नंबर जो सही होगा, बाल विकास से कौन सा संबंध नहीं रखता है ये बताना है आपको। तो यहाँ पे पोषाहार का समान वितरण, ये जो है बाल विकास से संबंध नहीं रखता है, बाकी सभी जो है संबंध रखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। अगला प्रश्न है, आदर, सम्मान, प्रशंसा, छात्रवृत्ति, प्रमाण पत्र किस प्रकार के पुरस्कार के उदाहरण हैं? तो ये सारे जो है सामाजिक पुरस्कार के उदाहरण हो जाएंगे। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया द्वारा क्या कर सकती है, ये बताना है। चलिए इसके जो है ऑप्शन को देख लेते हैं। चलिए ऑप्शन दिख रहा होगा, कमेंट करके बताएं कौन सा आंसर इसका सही होगा। तो इसमें ऑप्शन जो सही होगा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात और रूढ़िवादिताएं झलकती हैं। ठीक, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, भावनाओं, अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में कौन सा कथन किस कथन से आप सहमत हैं? तो ये जो कथन से सहमत होंगे वो कथन है, प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी होती हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। ठीक, जब आपके अंदर प्रेरणा जागेगा तभी आपको कुछ करने का या अधिगम या सीखने का जो है प्रेरणा आपके अंदर आएगा। ठीक, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के प्रत्यय विकास या निर्माण के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, इनको उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए, जैसे कि शिक्षण विधि सरल एवं जटिल की ओर, सरल से जटिल की ओर
होनी चाहिए। अगला है विद्यार्थी व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करना चाहिए, विद्यार्थियों को व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करना चाहिए। अगला है इनमें विद्यार्थियों को निर्मित प्रतियों के अंतर का अवसर देना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं, तो कौन सा कारण संस्थानिक स्तर से जुड़ा है जिनके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो पहला ही ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे अनिवार्य पाठ्यक्रम को स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए विकल्पात्मक पाठ्यक्रम चर्चा का ना होना, इसी के कारण जो है ये बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं। यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही होगा। अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न है दंड एवं पुरस्कार का मूलभूत अंतर क्या है? तो दंड और पुरस्कार में जो अंतर है ये बताना है आपको। चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। माफ़ कीजिए, पहला नहीं, डी ऑप्शन सही होगा। दंड छात्रों में सुधार की भावना भरता है तथा पुरस्कार प्रेरित करता है। अच्छा प्रश्न है। तो दंड जो होता है वो जो है सुधार की भावना भरता है और पुरस्कार जो होता है वो आपका क्या होता है, प्रेरित करता है कि वो आगे बढ़े। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यही दोनों में अंतर था। तो यहाँ पे हम लोग अगर मैथ के छोड़ देते हैं तो लगभग 130 प्रश्नों को कवर कर चुके हैं। तो आप लोग बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न यहाँ पे बन रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। अपने वीडियो को अपने दोस्तों को साथ भी शेयर करिए जिससे उनको भी प्रैक्टिस सेट का लाभ मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।